स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि CUET 2022 के लिए है। और हम लोग जिस सेगमेंट के लिए आमने सामने हुए हैं वह है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे भौतिकी का पाठ्यक्रम यानी कि CUET के अंदर जो भौतिक विज्ञान के लिए सिलेबस को तय किया गया है NTA के द्वारा, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट को इस बार जो कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कॉमन बनाया गया है वह किस एक परिपाटी पर आधारित है और उसके लिए क्या कुछ तैयारी की है NTA ने। तो एक बार हम उस पर एक बार झलक डालते हैं कि क्या चाहता है हमसे। उससे पहले हम एक कॉमन चीज़ को देखते हैं, CUET। पहले ये देखिए ये क्या चीज़ है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो आपका टेस्ट है वह जो है आपका ये है। यानी लगभग 45 केंद्रीय विद्यालयों के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए जो आपका एक कॉमन टेस्ट है वह NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लागू किया गया है। इससे पहले एक कॉमन सी चीज़ चलती थी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में दाखिले के लिए कि आपके पास परसेंटेज जो आपके 12th क्लास के हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उसी के आधार पर एक कट ऑफ लिस्ट निकलती थी। देश के जाने माने विश्वविद्यालयों के अंदर, मैं DU की बात करूं तब भी एक लंबी चौड़ी मार्क्स वाली जो है आपके एक कट ऑफ लिस्ट निकलती थी जिसके ऊपर व्यक्ति सिलेक्ट होते थे, स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे। और कमोबेश बहुत कम डिफरेंस वाले कुछ विद्यार्थी जो है अच्छे कॉलेजेस में एंट्री लेने से वंचित हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। NTA ने एक अच्छी शुरुआत की है और हम ये मान के चलें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है और वह है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। इससे पहले इसको किसी और नाम से भी जाना जाता था, वह चीज़ जो है आपकी कॉमन रही वो था आपका CUCET। पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता था। जिसे आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी रूपरेखा NTA ने 3 भागों में बांटी है। 3 भाग इसके लिए डिसाइड किए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी इस एग्जाम के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। ये 3 हिस्से जो हैं मुख्य रूप से बनाए गए हैं इस एग्जाम के लिए। और इस एग्जाम में तीनों हिस्सों में किन किन चीजों को रखा गया है वह देख लेते हैं। पहले सेक्शन में भाषाएं आ रही हैं, लैंग्वेजेस, और भाषाओं के लिए इसे 2 सब सेक्शन के अंदर बांटा गया है। सब सेक्शन A और सब सेक्शन B। इनके लिए विशेष प्रकार की लैंग्वेजेस आपको दोनों सेक्शन A और B में दी गई हैं, जिसे आप अपने स्तर पर जो है आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर से आप ढूंढेंगे, ठीक है।
और सेकंड सेक्शन जो आपका है, इसके अंदर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। डोमेन इसके अंदर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है। और जो सेक्शन नंबर 3 है, उसके अंदर आपका आता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ये 3 सेक्शन जो हैं आपके इस एग्जाम के अंदर, इस टेस्ट के अंदर, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपके आएंगे। अब ध्यान दीजिए कि फर्स्ट वाला जो सेक्शन है आपका, इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 50 और करने हैं आपको उसमें से 40। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके सेक्शन फर्स्ट में आएंगे वो 50 रहेंगे। उसमें से आपको 40 को सॉल्व करना है। यानी आपको 10 प्रश्नों की छूट रहेगी कि आप 10 प्रश्न जो हैं, जो हार्ड हैं, उसको आप छोड़ सकते हो। समझ में आई बात? और इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपको जो समय आवंटित किया गया है वह है केवल और केवल आपका 40 मिनट, 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट यानी 45 मिनट। टाइम जो दिया गया है इसमें 45 मिनट दिया गया है। ये मान के चलते हैं कि प्रश्न पत्र को पढ़ने और छोड़ने का 5 मिनट आपके लिए दिया है और एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट के आसपास का समय मिल पाएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है। स्पेसिफिक डोमेन जो है, इसमें भी क्वेश्चनों की रूपरेखा लगभग वही सी रहेगी जितनी वो होनी चाहिए। यानी इसमें भी क्वेश्चन आपको 50 मिलेंगे और करने होंगे इसमें से 40। सेम टू सेम वही चीज जो उसके अंदर थी। यानी आपको प्रश्न जो मिलेंगे वो आपको 50 मिलेंगे और करने के लिए आप उसमें से 40 का जो है आंकड़ा छुएंगे। यानी 10 प्रश्न जो है आपको यहां पर भी छोड़ने हैं। अगर ऐसा हम कर लें कि 50 के 50 कर लें तो सर, तो फिर पहले 40 वो चेक कर लेंगे, बाकी के 10 छोड़ देंगे। वो होगा ये कि अगर हो सकता है बाकी के 10 के अंदर आपके सारे के सारे सही थे और पहले में कुछ गलत निकल आए, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा माहौल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इस चीज का स्पेसिफिक ध्यान रखिए कि वही क्वेश्चन जो आपको आते हैं उन्हीं 40 को अटेंड करना। ये बात बड़ी मामूली सी लगती है। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको लगेगा कि ये मामूली नहीं थी, बहुत गैर मामूली थी। और इसके ऊपर कई बार हम बहुत बड़ी ह्यूमन एरर कराते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। सामान्य अभिरुचि का परीक्षण जो है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 75। और करने कितने रहेंगे? 60। यानी आपको यहां पर अच्छा खासा बेनिफिट 15 प्रश्नों का मिल गया है। और यहां टाइम भी जो है आपका, वो आपका 60 मिनट अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है। अब इन तीनों में से जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर जो है हमारे पास में जो चीजें हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पर तो जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, जैसा मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है, उसके सारे प्रश्नों का सुमार आपको विषय वस्तु के साथ हमारे संबंधित टीचर आपको बता देंगे। और भाषाओं के साथ भी हमारे संबंधित टीचर इसको बता चुके हैं या बता देंगे उसको। ठीक है, मेरे हिस्से में जो सेगमेंट आता है वो आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट का आता है, जिसके अंदर इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 27 सब्जेक्ट रखे गए हैं। 27 सब्जेक्ट रखे गए हैं और प्रत्येक, ध्यान दीजिए, इनमें से अधिकतम सब्जेक्ट एक विद्यार्थी ले सकता है, वो है 6। इनमें से विद्यार्थी अधिकतम 6 विषय ले सकता है। यानी 27 तो कुल सब्जेक्ट है ही, उनमें से कोई 6 विषय जो है वो विद्यार्थी ले सकता है। और इन 27 में से एक विषय मेरे हिस्से में आता है, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, और दैनिक जीवन में अधिकांश चीज़ों को, न केवल बात तो ये भी सही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों बड़े गुथे हुए सब्जेक्ट हैं, और तीनों में आपस में कहीं ना कहीं सांठ-गांठ तो है ही, इसीलिए तीनों को रखा गया है और स्पेसिफिक डोमेन में डाला गया है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हिस्से में जो आया है वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंदर सीयूईटी के अंदर जो यूजी का टेस्ट है, अंडर ग्रेजुएशन का टेस्ट है, जो कि आपको 45 केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर आपको एंट्रेंस देगा, जिसमें से नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज आपकी जो है उपलब्ध है। तो वहां पर फिजिक्स का चूंकि डोमेन आपका सब्जेक्ट का है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे फिजिक्स के, और 50 में से आपको करने कितने होंगे दोस्तों? वो आपको 40, 50 में से 40 करने हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये चीज एक विशेष ध्यान रखनी है कि 10 प्रश्न का जो छोड़ने वाला हिस्सा है वो बड़ा डेलिकेटेड है। इसमें अमूमन विद्यार्थी जोश के साथ फंस जाता है, तो इसको थोड़ा सा जब आप एग्जाम में बैठें तो बड़े गौर तलब करके इसको देखिए। अब हमारे पास में फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टाइटल हैं जो हमने पढ़ने हैं, और बेसिकली सीयूईटी के इस टेस्ट के अंदर जो भौतिक विज्ञान दी गई है वो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की है। तो 12वीं क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर फिजिक्स के सेगमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक जनरल यूनिवर्सिटी की तरह या किसी स्कूल की तरह क्लास को चलाया जाए। ये एक इस प्रकार का कोर्स होगा जो आपको फटाफट अपने इस सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मदद करता है। तो इसके लिए एक रिथमेटिक तरीके से सब सेगमेंट को, लगभग 10 यूनिट हैं आपकी फिजिक्स के अंदर, उनको करवाने का मैं प्रयास करूंगा, और उनका एक स्पेशल सेशन भी होगा 5 क्वेश्चन का, जिसको भी हम अलग से शूट करेंगे और आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सा सिलेबस जो है फिजिक्स का हमारे पास में उपलब्ध है, उसको हम देखें। तो आपके सामने दोस्तों सीयूईटी यूजी के लिए, खास तौर पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ये आपको जो सिलेबस दिया गया है भौतिकी का पाठ्यक्रम है, यानी कि फिजिक्स सिलेबस जो है आपके सामने। इस विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 27 में से एक ये भी है, 27 विषयों में से ये भी है, और ये डोमेन स्पेसिफिक्स है। डोमेन का मतलब है एक विशेष सब्जेक्ट जिस पर आप काम करने वाले हैं, वो है आपका 50 प्रश्नों में से आपको 40 करने होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अनिवार्य भी है वो, और ये आपको इसमें हिंदी की, इंग्लिश में भी दिखेगा। जो इकाई फर्स्ट है, ऐसी 10 इकाइयां हैं आपकी भौतिक विज्ञान के अंदर, जिसमें से इकाई फर्स्ट जो है वो आपको इस सेगमेंट के साथ जोड़ती है। देखते हैं क्या है वो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमने बहुत कॉमन तरीके से बात करें तो जब हम कभी बैठे होते हैं कुर्सी पे या टेबल पे, बेड पे, उसके बाद उठ करके किसी को छूते हैं, तो उसका मतलब हमें हल्का सा करंट महसूस होता है। और वो क्या चीज है? वो आपके आवेश हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? आवेश हैं। तो आवेश जो है एक पिंड से जब दूसरे पिंड में प्रवेश करते हैं तो उस अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। तो चूंकि आगे चल करके विद्युत धारा को हमने पूरी पढ़ना है डिटेल के अंदर, उसकी स्थिति यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि विद्युत, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, और इसके अंतर्गत हमारे पास में आता है कि वैद्युत आवेश और उनका संरक्षण। ये संरक्षण और उसका वैद्युत आवेश जो है, जिसका मात्रक कूलाम होता है, आवेशों का मात्रक क्या है? कूलाम। और कूलाम का नियम, चूंकि कूलाम इसका मात्रक है तो कूलाम का नियम भी आएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यहां पर ढूंढा जाएगा, और बहुल आवेशों के बीच जो बल है, यानी या तो दो बिंदुओं के बीच में जो बल लग रहा है आवेश के द्वारा वो, या बहुत सारे बिंदुओं के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुल आवेशों के बीच में लगने वाला बल, उसको जांचा जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत और सतत आवेश वितरण, यानी कि किस प्रकार से सतत आवेश जब बहते हैं, जिसको हम कॉमनली विद्युत धारा के नाम से भी जानते हैं, उसको चीज को यहां पर आपको देखना है। ठीक है, ये तीनों एक ही सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन है, तो एक ही टॉपिक के अंदर, ये एक ही सेगमेंट के अंदर क्लियर होने वाली चीज है।
इसी की सब यूनिट इकाई फर्स्ट की सब यूनिट्स जो हैं आपकी, दूसरी है विद्युत क्षेत्र, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा कैसा इसमें आपका इंग्लिश का वर्जन दिया हुआ, चूंकि ये क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको इंग्लिश में भी रखवाया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी वाले शब्दों को प्रखरता से नहीं पकड़ पाते, तो हमें सहारा लेना पड़ता है इंग्लिश का, और लेना भी चाहिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से आपका काम सिद्ध होता है तो आप उसके साथ में संकोच ना करें। यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई चीज रटने के बाद भी तैयार हो रही तो रट लीजिए उसको, अगर कोई समझने से तैयार समझ लीजिए उसको, अगर कोई पढ़ने से याद पढ़ लीजिए उसको, लिखने से याद लिख दीजिए उसको, इसमें कोई संकोच नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी का जो सोचने का क्षेत्र, जो समझने का दायरा है और जो उसका आउटपुट आने का पूरा क्षेत्र है, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कोई भी दो विद्यार्थी एक डर पर काम करें आवश्यक नहीं। दूसरा सब यूनिट इसके अंदर आता है कि विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर आपको देखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा वो यहां पर देखा जाए। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर किस प्रकार की रेखाएं आपको प्राप्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा आपने चुंबक के अंदर देखा ना, जो चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, उसी के जैसा यहां पर, क्योंकि चूंकि ये दोनों के दोनों चुंबक और विद्युत, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले भाई बहन सके, इसलिए क्या है कि इन दोनों का समावेश होता ही रहता है। और मोटी बात में कहें तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही हिस्सा एक बनता है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके पढ़ा जाएगा यहाँ पर, राइट। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्रुव ध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, डाइपोल्स के बारे में, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उस डाइपोल के द्वारा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, जो कि मैं आपको सब्जेक्ट के साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो अगला जो सेगमेंट इसके अंदर आ रहा है वो है उसी का हिस्सा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव बनने पर जो आघूर्ण पैदा होता है उस पर क्या काम किया जाएगा, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टॉर्क बनेगा, डाइपोल के द्वारा जो टॉर्क बनेगा उसको जांचा जाएगा। तो ये आपका दूसरा सब यूनिट होगा आपकी इस इलेक्ट्रोस्टैट्स का। फिर है तीसरा सब यूनिट में विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस नियम और अनंत लंबाई के सीधे तार। ध्यान दीजिए, गाउस का नियम और अनंत लंबाई के सीधे तार के बीच में जो संबंध है वो आपके इस खंड का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्लक्स और स्टेटमेंट्स ऑफ गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस टू द फाइंड फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर। लंबे तार के साथ, यहां पर लंबा तार उसने अनंत तक माना है, इसका मतलब यह है कि किस प्रकार से वो आवेश को आगे की तरफ ले जाए। अनंत समतल चादर और एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, यानी कि वो ठोस नहीं है, एक पतली लेयर का बना हुआ गोला है जो ठोस नहीं है, उसके भीतर और बाहर का जो क्षेत्र है उसको देखना है। हमेशा देखिए, कोई खोखले गोले के ऊपर आवेश उसके केंद्र में नहीं पाए जाते हैं, उसके पृष्ठ पर पाए जाते हैं, उस चीज की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, यही चीज यहां पर इंग्लिश में समझाई गई है दोस्तों। प्लेन शीट एंड इट्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो यहां पर आपको यह बताना है, और उसके अनुप्रयोग क्या क्या है उसके ऊपर भी जो चर्चा है की जाएगी, क्योंकि कई बार प्रश्न अनुप्रयोगों पर आ सकता है। क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है तो हम उस थ्योरेटिकल पोर्शन को निकाल के लाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे पास एप्लीकेशन पार्ट सभी का होना चाहिए, और होने के साथ साथ उसको कहां पर साबित करना है, कहां पर उसको लगाना है, वह भी आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगले सब यूनिट उसी एक इलेक्ट्रोस्टैट्स की है, जो कि आपका वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार का विद्युत धारा को या सेल को काम में लेते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज है इसका, कारण वैद्युत विभव, विद्युत आवेश द्विध्रुव और आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी कि डाइपोल के द्वारा, और पूरा एक सिस्टम है उसके कारण विद्युत विभव जिस प्रकार से हमारे सामने आता है, जिस चीज को हम पकड़ते हैं समझते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर है
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल एंड सिस्टम चार्जेस। ठीक है, तो ये सम विभव पृष्ठ, एक समान विभव का पृष्ठ, ठीक है, इक्विपोटेंशियल जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय, यानी कि दो बिंदु आवेशों के जो निकाय है, इस पूरे निकाय के अंदर आपको और वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कुल मिलाकर के विद्युत द्विध्रुव यानी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर आपको सभी प्रकार के जांच को करना है जो कि संबंधित है इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, और उसके बाद का यूनिट है आपका सब यूनिट चालक और विद्युत रोधी, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात चलेगी। यहां पर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि चालक के अंदर मुक्त आवेश और परिबद्ध आवेश किस प्रकार से काम करते हैं, ये यहाँ का इस टॉपिक के अंदर इसकी खूबसूरती है। ठीक, और उसके बाद परावैद्युत विभव ध्रुवण और संधारित्र जो आगे कंडेंसर जो है उसके ऊपर देखेंगे। यहाँ पर जो है डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि दो परावैद्युत और उसके वैद्युत ध्रुवण के बारे में जो जानकारी है हमें यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। संधारित्र यानी कि कंडेंसर, देखिए इसको अगले टाइटल में देखते हैं, संधारित्र और धारिता। ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस जो आपके 12th क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में प्रोमिनेंटली आता था, ये वही चीज है यहाँ पर आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, यानी कि आपका कैपेसिटर का श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में किस प्रकार से जो है वो आपका संयोजन किया गया है ना। संधारित्र, जैसे हम इलेक्ट्रिक जितने भी रेसिस्टेंस है उनको हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में रखते आए हैं, उसी प्रकार की चीज को यहाँ पर रखा गया है, जो कि श्रेणी क्रम में, सीरीज में और पैरेलल के अंदर संयोजन किसका, संधारित्रों का, यानी कि कैपेसिटर का जो है ना। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम में, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम में और इससे रहित समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यानी दो प्रकार के हैं, या तो पट्टिकाओं के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है उसके और समानांतर पट्टिका जो संधारित्र की धारिता है उसके अंदर देखना है आपको। तो ये दोनों आपको जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो दोनों डायग्राम के साथ में आपको समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ पाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्स इन द कैपेसिटर व्हेन दे ग्राफ जनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे ग्राफ जनरेटर है। और यहां पर देखिए संधारित्र के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा विद्युत के रूप में उसमें संधारित्र में होती है उसके बारे में जानकारी लेनी है। कई बार आपने देखा होगा कि कैपेसिटर फैन के अंदर लगा होता है और उस फैन के अंदर के दोनों को आप पेचकस से या किसी भी कंडक्टेंस से लगाएं तो कट किसी आवाज आती है, इसका चार्ज उसमें स्टोर था, एनर्जी स्टोर थी। उसके बाद वन डे ग्राफ जनरेटर जो है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी फर्स्ट यूनिट का पोर्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले यूनिट के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वो हमारे पास में है इकाई 2 विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए, जो पहला स्थिर विद्युत था उसका अगला पोर्शन विद्युत धारा है, क्योंकि दोनों ही पहले से ही दूसरे का निर्माण हो रहा है, तो वो चीज यहां पर देखेंगे। इस पूरे सेगमेंट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। विद्युत धारा, धातु के चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह यानी कंडक्टिविटी किस प्रकार की रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टर, यानी धातुओं के अंदर किस प्रकार से प्रवाह रहता है इसके बारे में देखेंगे। अपवाह वेग और गतिशीलता, अपवाह वेग और गतिशीलता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछी जा सकती है, एंड मोबिलिटी। ठीक है, अपवाह वेग और गतिशीलता के बारे में इस विद्युत धारा के चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है मैं आपको क्वेश्चंस में करवाने का प्रयास करूंगा ताकि वो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए। विद्युत धारा के साथ उनका संबंध, इलेक्ट्रिक करंट के साथ उनका कैसा संबंध होता है, किसका, अपवाह वेग और गतिशीलता इनका। ठीक है, एंड देयर रिलेशन
विद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ओम का नियम जो कॉमन है काफी, हम इसको क्लास 9th 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ आपके बारे में पढ़े। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध अभिलक्षण, रेखिक और अरेखिक दोनों प्रकार के, रेखिक और अरेखिक अभिलक्षण के द्वारा हम विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक जो रेसिस्टेंस है उसके बारे में यहां पर जानेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। पावर जो होती है दोस्तों, ये पावर और किलोवाट आवर, ये दोनों चीजें जो है मिलकर के कई न्यूमेरिकल्स का निर्माण करती हैं। प्लस साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बिल को जनरेट करने के लिए जो यूनिट की परिभाषा है वो आपके किलोवाट आवर, जो उसमें ये भी शामिल रहती है, उसको दिया जाता है। और शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ध्यान दीजिए, एंड इस कंडक्टिविटी। चालकता और प्रतिरोधकता ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जो आपके किसी भी चीज के लिए वो कितनी कंडक्टेंस हो सकती है या मिनिमम उसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो कौन सी मेटल है, ताकि उसके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास थ्रू हो सकता है, वो चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब यूनिट के अंदर देखें, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, यानी किस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन के साथ में वर्ण कोड को लिया गया है, यानी कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस को जो कलर कोड होते हैं, जो कि बाकायदा आपको कलर के द्वारा बताया जाएगा इसका रेजिस्टेंस कितना है, वो चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। प्रतिरोधकों का श्रेणी और पार्श्व संयोजन, यानी सीरीज में और पैरेलल के अंदर रेसिस्टेंस को जो है सीरीज में और पैरेलल में उसका कॉम्बिनेशन है किसका, रेसिस्टर्स का, रेसिस्टर। और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, रेसिस्टेंस ताप के साथ बढ़ता है कि घटता है, लंबाई के साथ बढ़ता है घटता है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ घटता बढ़ता है, वो चीज यहां पर देखी जाएगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टेंस, नो डाउट पता है आपको कि ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध तो घटता है, लेकिन अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, राइट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। जब सेल ऑपरेट होता है तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 6 वोल्ट का सेल है, तो एग्जैक्ट 6 वोल्ट बना करके हम उससे 6 वोल्ट तो नहीं ले सकते, तो उसमें कम रहेगा, क्योंकि सेल जब ऑपरेट होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका, वह भी इलेक्ट्रॉन के मूव को जो है वो रोकेगा। इसी की वजह से जो इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल की, वो यहां पर निकल करके आती है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में देखेंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, इनको देखेंगे। विद्युत वाहक बल, ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है इसका मतलब वो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दर्शाता है, तो उसके अगेंस्ट में जो फिजिकल क्वांटिटी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट है, बिकॉज जो फोर्स है वो हमेशा जोड़े में लगता है, जिससे की वजह से ही आपका संतुलित बलों का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो सेलों का श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजन वो आपको यहां पर भी बताना है। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेलों का देखना है श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में किस प्रकार से संयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम और सरल अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन, ये हम बचपन में 12वीं क्लास 11वीं क्लास में हम प्रैक्टिकल जब करते थे, इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती थी। बहुत कॉमन चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो किरचॉफ के नियम, सरल अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में आपको बताना। किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन इसके, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में नॉर्मल, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बताना है। उसके सिद्धांत, विभवांतर को मापना, पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। इसमें भी कई बार जो आता है वोल्ट मीटर के साथ शंट बनाया जाता है, तब उसको किस सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, वो चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। दो सेलों के ईएमएफ की तुलना, दो सेल हैं आपके पास, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपको देखना है, उनका आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ द मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर द कंपेयरिंग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द टू सेल्स, जो यहां पर तुलना करनी है। ठीक है, करने और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए अनुप्रयोग बताए गए हैं, है ना।
सेल के मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस जो अनुप्रयोग है उसको यहाँ पर आपने डिस्कस करेंगे। चलिए अगले शीट पे चलते हैं हम। इकाई 3 आ गई है दोस्तों यहाँ पर। इकाई 3 जो हमें बताती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धारा चुंबक और चुंबक धारा के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, तो उसी सेगमेंट पर यहाँ पर जो है चुंबकीय जो प्रभाव है विद्युत धारा का वो ऑरस्टेड के साथ में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है ही। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग स्थापित किया था वो किस प्रकार से था। तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना पड़ेगा। ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑरस्टेड का जो प्रयोग था वो कैसा था। इसी के साथ फैराडे का प्रयोग भी देख लेंगे हम साथ में ही। बायो-सावर्ट नियम जो है और विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के लिए इसका अनुप्रयोग देखना है। थोड़ा सा हिंदी में टफ रहता है, थोड़ा इंग्लिश में आकर के भी देखेंगे हम। सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के अंदर जो ये आपका वृत्ताकार पाश सर्कुलर लूप कहलाता है, उसके अंदर जो है हम सावर्ट्स के लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके अनुप्रयोगों को देखेंगे। तो ये सारा काम इस वाले फर्स्ट सब यूनिट के अंदर रहेगा जो कि यूनिट 3 का हिस्सा है। फिर है एम्पियर का नियम और अनंत लंबे सीधे तार के लिए, ऋजु रेखीय तार और टॉरॉयडल के लिए देखना है। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर, लंबे तार के लिए, और स्ट्रेट एंड टॉरॉयडल सोलेनॉइड फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना सोलेनॉइड्स, ये सोलेनॉइड्स जो है ये हम क्लास 12th में हमारा इसी पे ध्यान दिलवाया जाता था क्लास टीचर के द्वारा। सोलेनॉइड के अंदर बताइए, सोलेनॉइड के अंदर बताइए, तो वो सोलेनॉइड यहाँ पर फिर हमारा पीछे पकड़ते हुए आ गया है, तो देखेंगे इसके अंदर। फिर फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज जो अगले सेगमेंट पर आएगा। सोलेनॉइड के लिए इसका अनुप्रयोग और एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में गतिमान आवेश पर बल, जो आपका पीछे वाला सेगमेंट था जस्ट उसका हिस्सा आ गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और साइक्लोट्रॉन के लिए इसको दिया। साइक्लोट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है, आ सकता है। एक बार वापस इसको पीछे में देखें। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स साइक्लोट्रॉन। सोलेनॉइड के लिए, पीछे जो सोलेनॉइड था सोलेनॉइड के लिए इसके अनुप्रयोग और एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्रों में गतिमान आवेश पर जो बल है और साथ में साइक्लोट्रॉन है, इनको आपको इस यूनिट के अंदर सब यूनिट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तीसरे में हम देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल यानी कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल आरोपित होता है वो कैसा होता है, यहां पर देखने का हमें मिलेगा। दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यहां पर तो देखा कि धारावाही पर बल क्या था, अब दो समानांतर चालकों पर देखना है। एम्पियर की परिभाषा यानी कि फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा यहां पर आपको बतानी पड़ेगी। और चुंबकीय क्षेत्रों में धारावाही पाश, वही जो पाश को मैंने आपको लूप बताया था वो लूप, ये धारावाही पाश द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक लूप के अंदर जो अनुभव किया जाने वाला आघूर्ण है, टॉर्क है, उसको यहां पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसकी करंट सेंसिटिविटी यानी कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और इसकी धारावाही सुग्राहिता, ठीक है ना, और एमीटर वाले वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि शंट किस प्रकार से काम करता है, तो वो यहां पर अवधारणा को देखा जाएगा। ठीक है, पीछे इंग्लिश वाले में देखें अगर हम, तो हमें है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ द अमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को बनाना है अमीटर के द्वारा, तो कैसे बनाएंगे वो देखना पड़ेगा अपने को। अगला सब यूनिट है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में विद्युत धारा
पाश, इलेक्ट्रिक जो आपका ध्यान दीजिए हमेशा करंट लूप, ये पाश जब भी आएगा लूप को लाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव के बीच में विद्युत धारा पाश और इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों ऐसे घुले हुए टॉपिक हैं दोनों आपस में कि एक के बिना दूसरा नहीं और दूसरे के बिना पहला नहीं, दोनों को एक साथ साथ किया जाएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में विद्युत धारा पाश यानी लूप और इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये पूरा सेगमेंट एक हुआ। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा उसका जो द्विध्रुव डाइपोल जो टॉर्क है उसके बारे में जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो यहां पर आपका जो इंग्लिश वाला वर्जन हिंदी का था वो यहां पर है। अक्षीय स्थिति में और अक्ष के लंबवत चुंबकीय द्विध्रुव, और ये आपका छड़ चुंबक के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट के लिए काम में लिया जाए। अक्ष की स्थिति के साथ और अक्ष के लंबवत चुंबकीय द्विध्रुव को देखना है आपको, ठीक है। तो लंबवत चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर लंबवत चुंबकीय डाइपोल लिया हुआ तो उसमें आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को काउंट कैसे किया जाता है उसको देखा जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इसको अगले स्लाइड पर देखेंगे। along its axis and perpendicular to its axis, यानी कि उसके आपको सबसे पहले तो अक्षीय स्थिति पे और लंबवत स्थिति पे, ठीक है। तो पहले आपको क्या है, along to the axis और perpendicular दोनों के साथ में काम करना है। टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण, वही चीज अब इसके ऊपर बल आघूर्ण पर काम करना पड़ेगा। एक समतुल्य परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय अवयव, ये आपका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और जो इसके आपके एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। डाइपोल यहां पर देखें हम, टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ध्यान दीजिए यहां पर आपके समतुल्य परिनालिका, सोलेनॉइड मतलब समतुल्य परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय अवयवों के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी इस सब यूनिट के अंदर आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, इसके बारे में एक कॉमन जानकारी हम लेंगे। ये कौन कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन से आपके अनुचुंबकीय और कौन से आपके प्रतिचुंबकीय होते हैं, उदाहरण के साथ में हम इनको देखेंगे, राइट। विद्युत चुंबक और इसकी प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट को और उसकी प्रबलता यानी कि उसकी इंटेंसिटी को, यानी कितना ज्यादा वो आपका अफेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को या स्ट्रेंथ को कितना आपका प्रभावित करता है कोई चीज, है ना, किसको, विद्युत चुंबक को और उसकी प्रबलता को, स्ट्रेंथ को। फिर है परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक, क्योंकि चुंबक दो प्रकार के होते हैं आपके, पहला होता है कृत्रिम यानी प्राकृतिक पहला, और दूसरा होता है कृत्रिम, और कृत्रिम भी फिर आपके दो होते हैं, स्थायी और अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट। यूनिट 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स। ये यूनिट 4 जो है आपकी वह यह है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अब जो पीछे ऑर्स्टेड का नियम देखा था, अब हम देखेंगे फैराडे का नियम। फैराडे के अंदर प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और विद्युत धारा। लेंस का नियम, भंवर धाराएं, करंट जो आपका एडी करंट जिसे कहते हैं, एडी करंट, भंवर धाराएं, स्वयं और अन्योन्य प्रण, यानी कि अपने आप लेंस का नियम देखना है आपको यहाँ पर, फैराडे का नियम देखना है आपको यहाँ पर, और एडी करंट को देखना है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन जो है यहाँ पर आपको इस यूनिट के, इस सब यूनिट के अंदर देखना पड़ेगा। दूसरे सब यूनिट है आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का शिखर
और वर्ग माध्य मूल मान RMS, बहुत कॉमन रहता था 12th क्लास में ये, उसको देखना। अल्टरनेटिव करंट, पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड, और इसकी प्रतिघात और प्रतिबाधा को भी आपको देखना है, ठीक है ना। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा LC, दोलन केवल गुणात्मक विचार LCR, श्रेणीबद्ध परिपथ के लिए देखना है, उसका अनुनाद रेजोनेंस देखना है। AC परिपथों के लिए देखने में शामिल देखनी है शक्ति उसकी, वॉटलेस धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर के साथ में आपको DC जनरेटर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ऑसिलेशंस और इक्विवेलेंटरी ट्रीटमेंट ओनली, LCR सीरीज करंट, रेजोनेंस पावर अनुनाद के लिए है, एंड AC सर्किट्स वॉटलेस करंट, AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनको भी आपकी इस यूनिट 4 के अंदर, इस सब यूनिट के अंदर देखा जाएगा। इकाई 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों साथ मिल गए हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट सब यूनिट है विस्थापन धारा की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंगें और उसकी विशेषताएं। यहां प्रश्न पढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। नीड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इक्विलेटरल जो है आपका, केवल गुणात्मक विचार ही आपको वहां पर देना है, ठीक है। क्वालिटेटिव जो आपका आइडियाज है वही देना है यहां पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वो सीधी बात है, अनुदैर्ध्य में तो होती नहीं है, और ये किसके अंदर पाई जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पाई जाती है। वही प्रकाश के ध्रुवण के आगे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। वही चीज यहां पर बताई गई है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आपको रेडियो वेव्स के द्वारा, माइक्रोवेव्स के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा, विजिबल वेवलाइट, न्यूटन की खोज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब के बारे में आपको बताना, और साथ ही साथ इसके तथ्यों के साथ भी बताना है। तो बाकायदा आपको इसके एग्जाम्पल के साथ में पूछा जा सकता है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, विजिबल लाइट की रेंज कहां से कहां तक होती है आपकी, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों के अंदर देखी जाएगी हम। तो वो सारा काम इसके अंदर आपको इस सब यूनिट के अंदर, जो कि यूनिट 5 का हिस्सा है, देखा जाएगा। यूनिट 6 ऑप्टिक्स, जो मैंने अभी चर्चा की थी आपसे, ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा टॉपिक है ये आपका, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गोलीय दर्पण, दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसके अनुप्रयोग यानी यूजेस के बारे में पूछा जाएगा। कॉमन चीजें हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल कौन सा होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं उसके अंदर। मिरर फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव ऑफ द लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी का एप्लीकेशन में जो ऑप्टिकल फाइबर है TIR के लिए बहुत कॉमन है, और आज का जो कम्युनिकेशन का टॉपिक आपका अगला टॉपिक आएगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है, ठीक है ना। वाइड कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स जो है, भारत सरकार इस समय 2015 से भारत नेट परियोजना को चला रही है, जिसका शुभारंभ 2011 से हुआ था। तो आप जो 5G का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इसी के ऊपर आधारित आ रहा है। गोलीय पृष्ठ तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, यानी लेंसों का आपको रिफ्रैक्शन देखना, अपवर्तन। पतले लेंस का सूत्र, पतले लेंस का निर्माता का सूत्र, यानी कि उसको हम बनाते हैं तो उसका सूत्र, लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन है लेंस का, और उसकी पावर, क्षमता जो डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स, जैसा मैंने बताया आपको, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंसेज फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंसों को बनाने के लिए। मैग्निफिकेशन, उसका आवर्धन है ना, पावर ऑफ लेंस जिसको हम डायोप्टर में मापते हैं, 1/f in meter known as diopter, the power of the lens, and the study of lens is known as phacology। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, यानी कि जब लेंसों को जोड़ा जाता है तो क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज, कनेक्टेड कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस और दर्पण का समायोजन, ये दोनों को मिलाकर के दर्पण को और लेंस को आपके काम में लिया जाता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड मिरर, जो पीछे दर्पण का और लेंस का जो संयोजन था उसको बताया। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण। प्रिज्म यानी कि हमारे पास में एक प्रिज्म है ये,
तो प्रिज्म के द्वारा जो है आपको अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, एक्चुअली विक्षेपण के जगह वर्ण विक्षेपण आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए काम किया जाता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये देखो यहां पर लिखा हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म के अंदर देखा जाएगा, है ना, जो वेवलेंथ के ऊपर काम करती है, कौन सी प्रकाश की किरण जो है, जो कलर है वो आपका कितना दूर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको रेले को भी याद करना है और हमारे महान साइंटिस्ट सीवी रमन को भी, जिन्होंने 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको 1954 में भारत रत्न और 1930 में आपका नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन की घटना है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर्स ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट। इसीलिए लाल रंग के उपकरणों को काम मिले, आग बुझाने के लिए लाल रंग के उपकरण, ताकि दूर से दिखाई दे। यहाँ पर आपको ये दृष्टि CVT जो है, इसमें लाल कलर का काम लिया गया, और मैं भी लाल पेन को यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें दूर तक दिखाई देने वाले कलर होते हैं। ठीक है, प्रकाश के उपकरण, फोटोनिक्स, इसका स्टडी होता है फोटोनिक्स, उपकरणों का अध्ययन, मानव नेत्र, प्रतिबिंब की रचना, लेंसों का उपयोग, नेत्र दोष, कौन कौन सी आपको इसमें डिजीज या डिफेक्ट हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष है, उसको सुधार कैसे किया जाएगा उसके लिए है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड रेटिना पे किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होती है, एंड एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आंखों द्वारा किसी भी चीज को देखने के लिए जो समायोजन करती है खुद, एकोमोडेशन, वो किस प्रकार से करती है। करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और यूजेस लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंसों को काम में लिया जाता है, वो चीज यहां पर आपको इस यूनिट के अंदर देखने को मिलेगी। फिर इसके अंदर आपका सूक्ष्मदर्शी और खगोल दूरदर्शक, परावर्तक, अपवर्तन, उसकी आवर्धन क्षमता, माइक्रोस्कोप के लिए और साथ ही साथ आपको टेलीस्कोप के लिए। ये दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप अपने स्तर पर करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, इजी है, तो इस चीजों को, इन दोनों वालों, इस वाले पूरे हिस्से को आप स्वयं अपने स्तर पर करेंगे, राइट। तरंग प्रकाशिकी, तरंगाग्र और हाइगेंस का सिद्धांत, यहाँ पर ड्वेल नेचर ऑफ जो लाइट है वहां पर जो चालू हो जाती है, तो हाइगेंस पहले उसके अंदर आ जाता है, का सिद्धांत और तरंगाग्रों का उपयोग करते हुए समतल सतह और समतल तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, समतल सतह पर परावर्तन भी देखना है, अपवर्तन भी देखना है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखेंगे वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ plane waves at the plane surface using the wave fronts। ठीक है, तो ये चीज आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पर आधारित करके हमें देखनी है। हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को प्रमाणित करना है। हाइगेंस को यहाँ पर बहुत बड़ा बना देना है और उसके सिद्धांतों पर ही हम अपवर्तन को और परावर्तन के नियम को घटित होते हुए देखेंगे, राइट। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, जो चीज मैंने हिंदी में बोली है उसका इंग्लिश में वर्जन इधर है आपका। मैंने कहा था काफी लंबा पाठ है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यंग का, थॉमस यंग थे, ये काफी जबरदस्त किरदार थे यंग, थॉमस यंग, ठीक है। और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालना है, साथ में कला संबंध स्रोत आपको बताना है उसका। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंस सोर्स एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। और प्रकाश का निरंतर व्यतिकरण होता हुआ हम किसके, यंग के व्यंजक के साथ में जोड़कर हम इसको पढ़ेंगे। एकल झिरी के कारण, सिंगल होल के कारण, एकल झिरी के कारण जो विवर्तन है और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये ध्यान रखें, हिंदी में उच्चिष्ट बड़ा खतरनाक है, उसको देखें। डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये जो उच्चिष्ट है उसको ध्यान रखें, सेंट्रल मैक्सिमम कहा जाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ये मैंने फिर आपको बताया है कि सूक्ष्मदर्शियों का और खगोलदर्शियों का, इसको आप जो है वो आप अपने स्तर पर इस सेगमेंट को करेंगे, ठीक है ना। ये सिंपल है, एक पिछले हिस्सा बताया था मैंने इसका और एक ये हिस्सा बताया, दोनों को आप अपने स्तर पर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपके
हिस्से में चला जाता है। इकाई 7 है द्रव्य और विकिरण की द्वैव प्रकृति। जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा उसी का एडवांस रूप आगे आ जाता है कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर काम किया गया है। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें आइंस्टीन, जिसको नोबेल प्राइज से भी निभाया गया था इसके लिए, हर्ट्स लिनार्ड का प्रक्षेपण प्रेक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणीय प्रकृति, जो न्यूटन ने बताया था कणीय प्रकृति है, उसको आगे चलते हुए देखेंगे हम कि कैसे काम कर रही है। और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये कणीय प्रकृति को सिद्ध भी करता है, जिसका सरल एग्जाम्पल हम वर्तमान समय में जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, जिसको हम फोटो प्लेट भी बोलते हैं, जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है, उस चीज के अंदर देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्स एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन और पर्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट। द्रव्य तरंगें, कणों की तरंग प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध बताना है कणीय प्रकृति के साथ में, डेविसन जर्मर प्रयोग, इन दोनों को जाना है। प्रयोग विवरण को छोड़े जाने चाहिए, है ना, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की है यहाँ पर, इसको छटा दिया गया है, ठीक है ना, किसको, विवरण, प्रायोगिक विवरण को छोड़ दिया है यहाँ पर। मैटर वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली रिलेशन बताना है, डेविसन जर्मर का एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट बताना है, जिसके अंदर क्या छोड़ देना है, प्रायोगिक विवरण को छोड़ देना है। इकाई 8 परमाणु और नाभिक। ये आप अब जो है क्वांटम फिजिक्स के अंदर प्रवेश करते हैं, क्वांटम फिजिक्स आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है। अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा पार्टिकल्स का जो रदरफोर्ड का नियम था परमाणु मॉडल का, वह देखना है आपको, साथ में बोर का मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना और आकार, और परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, आइसोडाइफर भी होते हैं, उनको नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल दिया था वो अल्फा कणों के द्वारा ही जो है वो दिया गया था, कि किस प्रकार से नाभिक को पॉजिटिव हमने बताया था और आगे की प्रक्रिया हमने जांची थी। एटम बोर्ड्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एटम मास और आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, इनकी जो तीनों तरंगे हैं और इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे साथ में। धन किरणें, उनके गुण, रेडियोधर्मी क्षय कानून, कानून का मतलब लॉ इसका है ना, यहां पर क्या होता है, लॉ दिया होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये E बराबर mc² के द्वारा दिया था। तो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स को देखना है या रेज को देखना है, दोनों ही कहे जा सकते रेज और पार्टिकल, एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी डिके यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये क्षय का कानून जो था ना, डिके कहा जाएगा यहां पर, है ना, डिके। द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लियॉन संबंध, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन, और नाभिकीय विखंडन और संलयन, एटॉमिक फिजन और एटॉमिक फ्यूजन, दोनों आप इसको अंदर देखोगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यूनिट कहती है आपको 9वीं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है यहां पर है। ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आता है, तो इसको हम, जो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है उसको तो हम छोड़ देंगे, जो यहाँ पर आ रहा है, बाकी जो है बचा हुआ हिस्सा हम करेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड, केवल गुणात्मक विचार बताने, चालक, प्रतिरोधी और अर्धचालक डायोड को बताना है, डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व भी यहाँ नहीं दिया हुआ आपके, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायोस, ठीक है। ये ध्यान देखना है कि एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स, ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ध्यान दीजिए, डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो पश्च दिशिक को बोलते हैं रिवर्स बायस, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, दिष्ट धारी के रूप में डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी फोटो डायोड्स, ठीक है, ध्यान दीजिए, दिष्ट धारी के रूप में डायोड, बड़ा खतरनाक नाम दिया है, और है क्या वो एलईडी फोटो डायोड, और सेल, सौर सेल, यानी कि एलईडी हो गया आपका, फोटो डायोड हो गया, और सोलर सेल हो गया, जेनर डायोड हो गया। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस प्रकार से होता है, उसके लक्षण आपको बताने हैं यहां पर। वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर, वही बात है, जेनर डायोड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर है। जंक्शन ट्रांजिस्टर,
नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका, पीछे के हम देखें तो ये नियामक के रूप में जेनर, डायोड है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीछे इंग्लिश में तो आ चुका था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, ट्रांजिस्टर की विशेषताएं, प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास, इंग्लिश में थोड़ा देखें इसको। ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, कॉमन एमिटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम में करना, उभयनिष्ठ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में देखना है इसको। और दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर, लॉजिकल गेट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, और एंड, नॉर और नंद गेट और नॉर गेट के बारे में, और स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर को देखा जाएगा। ये सारे आपको गेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी यहाँ पर आपको। और ये आपका सेकंड लास्ट यूनिट था, और ये लास्ट यूनिट जो है आपका संचार तंत्र, ये आजकल जो संचार का ऑप्शन है उसके संबंधित आपका फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। फिर है आपका इकाई 10 संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई है। संचार तंत्र के अवयव, किस प्रकार का संचार बैठता है, कैसे केवल ब्लॉक के आरेख के अंदर बताना, संकेतों की बैंड की चौड़ाई, वाक, टीवी और डिजिटल डाटा भी आपको बताने इसके अंदर। एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ओनली, बैंडविड्थ एंड सिग्नल, स्पीच, टीवी एंड डिजिटल डेटा जो है वो आपको बताना है। जो आपका HD है, 4G आ गया है, 5G आने वाला है, उसके ऊपर काम करेंगे। संचरण माध्यम की बैंड चौड़ाई, भूतरंग, व्योम तरंग और आकाश तरंग संचरण, ये 3 प्रकार की तरंगें जो हैं किस किस प्रकार से आवृत्ति पर आधारित करती है, आयन मंडल के साथ में किस प्रकार टकराहट होती है इनकी, वो देखना है आपको। यहाँ पर है आपका ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, स्काई वेव्स एंड स्पेस वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ द नीड फॉर्मुलेशंस, ध्यान रखना, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, आयाम मॉड्यूलेशन, तरंग का उत्पादन और पहचान करना, ठीक है। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, ध्यान दीजिए, ये मॉड्यूलेटेड वेव्स के बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, किस पर आधारित होता है, किसके साथ काम करता है, उस चीज को देखना है। तो संचार के तंत्र के साथ में ये आपका लास्ट सेगमेंट था दोस्तों, 10वां। तो ये 10 यूनिट जो है आपको मैं हर यूनिट के करीबन 5 प्रश्न जो है मैं आपको अलग करवाऊंगा, और उनके लिए भी शायद संभवतः एक वीडियो जारी किया जाएगा जो आपको उसमें न्यूमेरिकल्स भी कुछ शामिल होंगे, है ना। अगर 5 प्रश्न है तो 1 या 2 न्यूमेरिकल्स भी शामिल करेंगे, जैसा कि उस चैप्टर की जो गरिमा है और उसके ऊपर जो काम कर सकते हैं उसको देखते हुए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, जो भौतिक विज्ञान के लिए था, और CUET के प्रोग्राम के अंदर जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं और 45 मिनट का समय रहेगा, उसको मैंने आज बताने का प्रयास किया, सिलेबस को डिस्कस किया। आशा करता हूं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।